पढ़ाई तुम्हारे द्वार के वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत। पिछले वीडियो में हमने एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में किसी वेक्टर z के करस्पॉन्डिंग एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल प्राप्त किया, जिसका नॉर्म वही था जो उस वेक्टर का नॉर्म था। ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हमने दिए गए इनर प्रोडक्ट से कंस्ट्रक्ट किया। इस रिजल्ट का विलोम अब हम जानते हैं। इस रिजल्ट का विलोम प्रसिद्ध गणितज्ञ फ्रेजाई रिज ने दिया था 20वीं शताब्दी में। ये हंगरी के एक गणितज्ञ थे। यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि दो रिज ब्रदर माइकल रिज और फ्रेजाई रिज हंगरी में हुए हैं और इनके नाम पे फंक्शनल एनालिसिस में बहुत सारे हम रिजल्ट्स पाते हैं। तो चलिए इस थ्योरम को, जिसको हम रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम या रिज फ्रेजेट थ्योरम के नाम से जानते हैं, यहाँ देखते हैं, जो कि फंक्शनल एनालिसिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट के साथ। Riz representation theorem states that let H be a Hilbert space and F belongs to H star, then there exists a unique vector Z in H such that Fx is equal to inner product of x and z for all x in H and norm of Z is equal to norm of F। चलिए इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। दिया गया है, पहला, H एक हिल्बर्ट स्पेस है ओवर द फील्ड K, जहाँ K R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स या C सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करता है। और दूसरा, F एक मेंबर है H स्टार का, जहाँ H स्टार डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स कॉल्ड डुअल ऑफ H, यानी F H में परिभाषित एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें प्राप्त करना है एक यूनिक वेक्टर Z H में, जो इन दो स्टेटमेंट्स को, इन दो समीकरणों को, जिन्हें क्रमशः हमने 1 और 2 नंबर दिया है, संतुष्ट करता है। पहला समीकरण है Fx बराबर इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z फॉर ऑल x इन H, और दूसरा, इस यूनिक वेक्टर z का नॉर्म ऑफ z नॉर्म ऑफ f के बराबर है। चलिए हम दो स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति, यदि f इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 फंक्शनल को डिनोट कर रहा है। बहुत सारे ऑथर इसे o से भी डिनोट करते हैं। 0 फंक्शनल क्या है? 0 फंक्शनल एक लीनियर मैपिंग जो H को K में इस तरीके से प्रतिचित्रित करे कि Fx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इन H। यह मैपिंग एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होगा H के लिए। यदि F यह 0 फंक्शनल है तो इसके लिए हमें एक ऐसा Z प्राप्त करना है जो 1 और 2 को सेटिस्फाई करता है। ट्रिवियली हम देखते हैं कि यदि Z बराबर 0 वेक्टर लें हम, तो 1 और 2 दोनों Z इज इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाइड होंगे। कैसे? यदि F 0 फंक्शनल है तो Fx की वैल्यू सारे x के लिए 0 होगी, और दूसरा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x और z बराबर 0 के लिए इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड 0 के बराबर होगा सारे x के लिए, यानी Fx और इनर प्रोडक्ट ऑफ x और z दोनों के वैल्यूज 0 होंगे सारे x के लिए, यानी पहला इक्वेशन Fx बराबर इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z दोनों 0 के बराबर होंगे फॉर ऑल x इन H, यानी पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा इक्वेशन नॉर्म ऑफ z यानी 0 और नॉर्म ऑफ f चूंकि यहाँ 0 फंक्शनल है, ये भी 0 के बराबर होगा, यानी दूसरा समीकरण भी संतुष्ट होगा। नॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ f
will be 0. Case 2, if f is not equal to 0, यानी यदि f एक नॉन जीरो फंक्शनल है, इस स्थिति में हम एग्जिस्टेंस ऑफ z को पहले सिद्ध करेंगे, यानी हम यदि f एक नॉन जीरो फंक्शनल है तब ऐसा z प्राप्त करना चाहते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है। इसके लिए हम इस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f के नल स्पेस राउंडेड nf को रिकॉल करें। हमें मालूम है कि किसी होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पर किसी लीनियर फंक्शनल का नल स्पेस या कर्नेल, यहाँ हम इसे राउंडेड nf से प्रदर्शित करेंगे और ब्रीफली इसे राउंडेड n लिखेंगे। यह h के उन वेक्टर्स का समुच्चय होगा जिनके इमेज 0 पर बनते हैं, यानी राउंडेड n या राउंडेड nf is the set of all those x in h such that fx is equal to 0. इस फंक्शनल f का यह नल स्पेस राउंडेड n h का एक सब स्पेस होता है। साथ ही चूंकि यह f एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, चूंकि यह बाउंडेड है तो वह कंटिन्यूस भी होगा और इसके लिए हम यह परिणाम भली भांति जानते हैं। यदि f एक कंटिन्यूस लीनियर मैपिंग है तो उसका नल स्पेस h का एक क्लोज सब स्पेस होगा। अतः इस फंक्शनल f का नल स्पेस राउंडेड n h का एक क्लोज सब स्पेस होगा। साथ ही हम यह भी यहाँ दिखाएंगे कि इस राउंडेड n को h का एक प्रॉपर सबसेट है। माफ़ कीजिए, राउंडेड n h का एक प्रॉपर सबसेट भी है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि यदि राउंडेड n h के बराबर है तो क्या होगा। यदि राउंडेड n h के बराबर हो, यानी यदि h के सारे वेक्टर्स 0 पर प्रतिचित्रित हों, fx बराबर 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, इस स्थिति में यह f एक जीरो फंक्शनल हो जाएगा। और चूंकि f एक नॉन जीरो फंक्शनल है, यानी यह राउंडेड n h के बराबर नहीं हो सकता, और चूंकि राउंडेड n h के बराबर नहीं है, अर्थात राउंडेड n h का प्रॉपर सबसेट है। इसलिए यह राउंडेड n h का एक क्लोज्ड प्रॉपर सब स्पेस होगा। और जब n h का प्रॉपर सब स्पेस है जो क्लोज्ड भी है, तो प्रोजेक्शन थ्योरम की मदद से हम ये प्राप्त करेंगे कि n का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट n परप इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो। आप प्रोजेक्शन थ्योरम याद करिए। प्रोजेक्शन थ्योरम कहता है कि यदि n क्लोज सब स्पेस है h का, तो h n और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट n परप के डायरेक्ट सम के बराबर होगा। और चूंकि n h के बराबर नहीं है तो n परप सिंगलटन जीरो के बराबर नहीं होगा। आप इसको उस रिज़ल्ट से भी याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कि यदि m किसी हिल्बर्ट स्पेस h का कोई प्रॉपर क्लोज सब स्पेस है तो उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर जरूर होगा, यानी इस n परप में एक नॉन जीरो वेक्टर का एग्जिस्टेंस होगा। मान लेते हैं z0 एक नॉन जीरो वेक्टर है जो n परप का मेंबर है, यानी z0 बिलोंग्स टू n परप जहाँ z0 नॉट इक्वल टू 0। कंस्ट्रक्ट ए सेट S नाउ। अब हम एक समुच्चय S का निर्माण करेंगे जहाँ S समुच्चय है उन सभी V का जिनके रूप इस प्रकार हैं: V बराबर z0 fx माइनस x f z0, जहाँ x h के सदस्य हैं। याद रखिए, इस समुच्चय S के सदस्य V के रूप के हैं और V का मान है z0 fx
माइनस एक्स एफ जेड ज़ीरो। चूँकि जेड ज़ीरो और एक्स एच के वेक्टर्स हैं और एफ एक्स और एफ जेड ज़ीरो स्केलर्स हैं, यानी वी इन दोनों वेक्टर्स z0 और x का एक लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। और चूंकि v एक लीनियर कॉम्बिनेशन है h के दो वेक्टर्स z0 और x का, और इसलिए v भी h का एक वेक्टर हुआ। यानी इस समुच्चय S के सारे सदस्य v h के ही सदस्य हैं, यानी यह समुच्चय S h का एक सबसेट है। साथ ही हम यहाँ यह भी देखते हैं कि इस समुच्चय S के इन सभी सदस्य V के F इमेज क्या होंगे। इसके लिए f ऑफ v यानी v का यहाँ मान रखिए f ऑफ z0 fx माइनस x f z0, ये किसके बराबर होगा? चूंकि f लीनियर है, याद रखिए fx और f z0 स्केलर्स हैं, तो इस v का यह f इमेज होगा f z0 fx माइनस fx f z0 बाई लीनियरिटी ऑफ f, और ये 0 के बराबर हुआ। चूंकि f ऑफ v की वैल्यू 0 के बराबर है, यानी S के सारे सदस्यों के f इमेज 0 पर बन रहे हैं। इसका मतलब है कि S राउंडेड n जो हमारा नल स्पेस है F का, उसका एक सबसेट होगा। तो याद रखिए S इज ए सबसेट ऑफ राउंडेड n। अब यदि हम V राउंडेड n का, माफ़ कीजिए, अब यदि V S का एक सदस्य है, यानी n का सदस्य है, और Z0 चूंकि n पर्व का हमने एक सदस्य प्राप्त किया है, फिर से V n का मेंबर है और Z0 n पर्व का मेंबर है, इसलिए इन दोनों का इनर प्रोडक्ट यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ V एंड Z0 0 के बराबर होगा। याद रखिए n पर्व n का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, तो n के मेंबर्स और n पर्व के मेंबर्स के इनर प्रोडक्ट 0 होंगे, इसलिए इनर प्रोडक्ट V एंड Z0 0 के बराबर हुआ। V का मान रखिए यहाँ पर, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ V कॉमा Z0 किसके बराबर हुआ? इनर प्रोडक्ट ऑफ Z0 fx माइनस x f z0। फिर इसका इनर प्रोडक्ट Z0 के साथ 0 के बराबर रखिए, तो ये प्राप्त हुआ इनर प्रोडक्ट Z0 fx माइनस x f z0 कॉमा z0 इज इक्वल टू 0। अब इसे एक्सपांड करिए, लीनियरिटी इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इनर प्रोडक्ट के इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा Z0 fx कॉमा Z0 माइनस x f z0 कॉमा z0 इज इक्वल टू 0। और अगले स्टेप में ये हो जाएगा fx z0 कॉमा z0 माइनस f z0 x कॉमा z0 इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए, ये हो जा रहा है fx इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ z0 एंड z0, इनर प्रोडक्ट से fx चूंकि स्केलर है इसलिए बाहर हुआ, माइनस f z0 जो कि स्केलर है इसलिए यह इनर प्रोडक्ट से बाहर आ गया, इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z0 इज इक्वल टू 0।
आइए इसे आगे हल करें। पिछले समीकरण में इनर प्रोडक्ट ऑफ Z0 एंड Z0, इसको नॉर्म ऑफ Z0 के स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए और पिछले समीकरण के दूसरे टर्म जो माइनस साइन के साथ था इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करिए तो हमारा यह समीकरण इस रूप में आ जाएगा। fx नॉर्म ऑफ Z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू fz0 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा Z0 फॉर ऑल x इन h, यानी fx इज इक्वल टू fz0 अपॉन नॉर्म ऑफ Z0 स्क्वायर इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड Z0 फॉर ऑल x इन h। यहाँ ये देखिए कि fz0 एक स्केलर है, उसे अगर हम नॉर्म ऑफ Z0 के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं वह भी स्केलर हुआ। मान लीजिए इसे हम अल्फ़ा लिख देते हैं, यह एक स्केलर हुआ जिसका मान fz0 अपॉन नॉर्म ऑफ Z0 स्क्वायर है। तो यह समीकरण बन गया fx इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड Z0, और चूंकि अल्फ़ा इस इनर प्रोडक्ट से बाहर है, जब इसको हम अंदर ले जाएं तो दूसरे कोऑर्डिनेट में अगर इसे रखें तो वह उसके कॉन्जुगेट के साथ अंदर आएगा। कॉन्जुगेट के साथ जब अंदर आने पर इसका मान हो जाएगा fx इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा अल्फ़ा बार Z0। यदि हमने इस अल्फ़ा बार Z0 को z रख दिया तो ये समीकरण बन जाता है fx बराबर इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा z फॉर ऑल x इन h। याद रखिए यहाँ z है अल्फ़ा बार Z0 के बराबर। अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर, तो z की वैल्यू है कॉन्जुगेट ऑफ fz0 अपॉन नॉर्म ऑफ Z0 स्क्वायर इंटू Z0। चूँकि ये Z0 का एक स्केलर मल्टीपल है, यानी यह h का एक वेक्टर हुआ, और साथ ही z h का एक ऐसा वेक्टर हमें मिल गया जो समीकरण 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी fx का मान x इनर प्रोडक्ट x एंड Z0 के बराबर हुआ फॉर ऑल x इन h। समीकरण 1 संतुष्ट हुआ। याद करिए हम बात कर रहे हैं केस 2 की, जब f नॉन जीरो है, और इस स्थिति में इस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f के लिए हमने एक ऐसा वेक्टर z प्राप्त किया जो समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है। तो ये था एग्जिस्टेंस पार्ट ऑफ z। नाउ इस z के यूनिकनेस के लिए हम ये मान लेते हैं कि z1 और z2 h के ऐसे दो वेक्टर्स हैं जो समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं, यानी fx का मान इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z1 के बराबर भी है फॉर ऑल x इन h, और इस fx का मान इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z2 भी है फॉर ऑल x इन h। चूँकि z1 और z2 दोनों समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए ये दो समीकरण हमने प्राप्त कर लिए। fx का मान x कॉमा z1 और fx का मान x कॉमा z2 फॉर ऑल x इन h के लिए मिल रहा है, यानी ये दोनों इनर प्रोडक्ट fx के ही मान दिखा रहे हैं, यानी ये दोनों इनर प्रोडक्ट बराबर हैं, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z1 इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z2। लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड की वैल्यू को शिफ्ट करिए, हमें मिल गया इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इन h। जब यह सारे x के लिए संतुष्ट हो रहा है, इसलिए हम x का एक पर्टिकुलर वैल्यू z1 माइनस z2 रख कर भी यह समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ z1 माइनस z2 कॉमा z1 माइनस z2 विल बी 0। फिर से बता दें, x बराबर हमने z1 माइनस z2 रखा है, तो हमें मिल गया इनर प्रोडक्ट ऑफ z1 माइनस z2 कॉमा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 0। z1 माइनस z2 का जब स्वयं के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, ये नॉर्म ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर देगा, और हमें मिल गया नॉर्म ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो देगा हमें z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 0, यानी z1 बराबर z2। अर्थात यदि हमने दो वेक्टर्स लिए z1 और z2 जो दोनों समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहे हों, तो वे दोनों अलग अलग नहीं बल्कि सेम हैं, यानी इस वेक्टर z का जो
एग्जिस्टेंस हमने देखा है वह यूनिक भी हुआ। यह वेक्टर z जो समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है वह यूनिक है। हमने बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f के लिए एक यूनिक वेक्टर z का एग्जिस्टेंस देखा जो समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट कर रहा है। अब हम समीकरण नंबर 2 को भी सिद्ध करना चाहेंगे। इसके लिए यानी नॉर्म ऑफ f बराबर नॉर्म ऑफ z को सिद्ध करने के लिए हम वही प्रोसेस करेंगे जो पिछले प्रमेय में कर चुके हैं, यानी प्री रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में जैसा हमने किया था। हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। पहले सिद्ध कर दें नॉर्म ऑफ f लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। इसके लिए यदि x h के वेक्टर्स हैं तो मॉड ऑफ fx ये बराबर हो गया मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z। क्यों? क्योंकि समीकरण नंबर 1 से fx का मान इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z रखिए। हमें मिला मॉड ऑफ fx बराबर मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z, जो छोटा या बराबर होगा नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ z से। यहाँ हमने कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी का उपयोग किया है, तो हमें मिल गया मॉड ऑफ fx लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ z। ये छोटा या बराबर होगा 1 इंटू नॉर्म ऑफ z से उन सारे x के लिए जो h में हैं और जिनके नॉर्म 1 से छोटे हैं। यानी हमें मिल गया मॉड ऑफ fx लेस देन और इक्वल टू 1 इंटू नॉर्म ऑफ z फॉर ऑल x इन h विथ नॉर्म ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। यदि हम सारे ऐसे वेक्टर्स जो h में हैं और जिनके नॉर्म 1 से छोटे हैं उनको कंसीडर कर लें तो ऐसे सभी वेक्टर्स के लिए इस समुच्चय का यदि हमने सुप्रीमम ले लिया, यानी सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज मॉड ऑफ fx जहाँ x h के ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके नॉर्म 1 से छोटे हैं या बराबर हैं, तो ये वैल्यू भी नॉर्म ऑफ z से छोटी या बराबर होगी। यानी सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fx such that x belongs to h with norm of x less than or equal to 1 is less than or equal to z। परंतु ये जो सुप्रीमम है ये नॉर्म ऑफ f को प्रदर्शित कर रहा है। शुरू में ही हम नॉर्म ऑफ f को 4 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स में डिफाइन कर चुके हैं, उनमें से यह पहला स्टेटमेंट था। तो हमने प्राप्त कर लिया नॉर्म ऑफ f लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। इसके रिवर्स इनइक्वलिटी को आगे हम करें। अब हम सिद्ध करेंगे नॉर्म ऑफ f ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। इसके लिए हम नॉर्म ऑफ f की परिभाषा में तीसरा स्टेटमेंट याद रखें जो कहता है नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fx अपॉन नॉर्म ऑफ f उन सभी x के लिए जो h में हैं और जिनके वैल्यूज़ 0 नहीं हैं, यानी जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। चूँकि ये सुप्रीमम वैल्यू है इसलिए ये सारे वैल्यू से बड़ी होगी जिनका सुप्रीमम लिया जा रहा है, यानी नॉर्म ऑफ f इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ fx अपॉन नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x इन h विथ x नॉट इक्वल टू 0। यदि हम x की जगह में z रख दें, परंतु z को हमें नॉन जीरो वेक्टर लेना होगा, तो यदि z नॉन जीरो वेक्टर है तो x की जगह यहाँ z रख दें तो हमें मिलेगा नॉर्म ऑफ f ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ fz अपॉन नॉर्म ऑफ z। x बराबर z रखा है हमने यहाँ पर। न्यूमरेटर में fz है जिसका मान समीकरण 1 से इनर प्रोडक्ट ऑफ z एंड z होगा। समीकरण 1 याद रखिए, fx बराबर इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z था फॉर ऑल x इन h, तो fz हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ z एंड z। न्यूमरेटर में z एंड z का इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ z का स्क्वायर हुआ। न्यूमरेटर में नॉर्म ऑफ z स्क्वायर, डिनोमिनेटर में नॉर्म ऑफ z, तो हमें मिल गया राइट हैंड साइड में नॉर्म ऑफ z। यानी हमने प्राप्त किया नॉर्म ऑफ f ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। परंतु ये स्थिति तब थी जब z नॉन जीरो वेक्टर हो। यदि z जीरो वेक्टर हो तो ये रिजल्ट ट्रिवियली ट्रू होगा, क्योंकि तब नॉर्म ऑफ z 0 होगा यदि z बराबर जीरो वेक्टर हो, और इसलिए नॉर्म ऑफ f ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ z
क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में जो नॉर्म ऑफ z है वो 0 है और नॉर्म ऑफ f ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता ही है। तो हमने सिद्ध कर दिया, चाहे z 0 वेक्टर हो या नॉन ज़ीरो वेक्टर हो, नॉर्म ऑफ f इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। पहले हमने प्रूफ किया था नॉर्म ऑफ f लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। अभी हमने सिद्ध किया नॉर्म ऑफ f ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। इन दोनों को कंबाइन करने पर हम प्राप्त कर लेते हैं नॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ f, जो समीकरण नंबर 2 में हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमने समीकरण 1 और दोनों संतुष्ट करा दिए, यानी हमने किसी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f के लिए एक यूनिक वेक्टर z प्राप्त किया जो समीकरण 1 और 2 को संतुष्ट करता है, और इससे प्रमेय सिद्ध हुआ। इस प्रमेय के प्रूफ की समरी एक बार फिर से कर लेते हैं। हमने यदि f 0 फंक्शनल लिया तो इस प्रमेय को z बराबर 0 के लिए सिद्ध कर दिया। यदि f नॉन ज़ीरो फंक्शनल है, इस स्थिति में पहले हमने f के नल स्पेस राउंडेड nf को लिया, और चूंकि राउंडेड nf क्लोज सब स्पेस होता है और चूंकि ये h के बराबर नहीं है, इसलिए राउंडेड n h का एक प्रॉपर सब स्पेस होने के कारण बाद में जब हम प्रोजेक्शन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो राउंडेड n के परपेंडिकुलर यानी n पर्प में एक नॉन ज़ीरो वेक्टर मिलता है। तो हमने एक नॉन ज़ीरो वेक्टर z0 n पर्प में प्राप्त किया। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखिए। हमें प्राप्त करना है एक नॉन ज़ीरो वेक्टर z0 बिलोंग्स टू n पर्प। दूसरा स्टेप याद रखिए कि हमें एक समुच्चय S का कंस्ट्रक्शन करना है और S के वेक्टर v को इस z0 के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है जो 0 मिलेगा। S की परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी जो हमने यहाँ डिफाइन किया था। जब हम S के वेक्टर v को z0 के साथ इनर प्रोडक्ट लेकर 0 के बराबर रखते हैं तो हमें समीकरण नंबर 1 मिल जाता है। समीकरण नंबर 2 का प्रूफ हम 2 बार कर चुके हैं। प्री रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में भी हमने इसे किया था, यहाँ पर भी कर रहे हैं। यूनिकनेस की जहाँ तक बात आती है तो यूनिकनेस को सिद्ध करने का वही क्लासिकल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। 2 वेक्टर्स z1 और z2 लेकर अगर हमने समीकरण 1 में रखा तो आसानी से ये दोनों बराबर आ जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रमेय का प्रूफ 2-3 स्टेप्स अगर याद रख लें तो आसानी से तैयार हो जाता है। यह प्रमेय परीक्षा में स्टेट एंड प्रूफ रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के रूप में पूछा जाता है। यदि आप स्टेटमेंट अच्छे से तैयार कर लेते हैं और इस तरीके से प्रूफ स्टेप्स में तैयार कर लें तो ये प्रमेय बहुत अच्छी के तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस रिजल्ट में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक हिल्बर्ट स्पेस के ड्यूअल से एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f लिया और उसको रिप्रेजेंट किया एक यूनिक वेक्टर z से। इस z को हम इस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल का रिप्रेजेंटर कहेंगे। यह z यूनिक था और इसका नॉर्म वही है जो f का नॉर्म था। इस रिजल्ट को रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम या रिज फ्रेसेट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण, इस थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशन और इससे जुड़े हुए उप प्रमेय हमें किताबों में मिलते हैं। किसी अन्य वीडियो में इस पर हम बातें करेंगे। साथ ही हम अब आगे बात करने वाले हैं हिल्बर्ट स्पेस में किसी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स के एडजॉइंट की और उसके एडजॉइंट ऑपरेटर के विभिन्न प्रकारों की। हमारे इस वीडियो सीरीज़ को देखते रहिए।